Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, Waqar Rashid here, your biology teacher. I hope you all will be fine and healthy. I hope you all will be busy in preparing for your exam. My dear students, आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेकंड फेज के टेस्ट सेशन में पहले टेस्ट को 9th क्लास के, जिसका सिलेबस है फर्स्ट हाफ बुक। आइए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन को शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यूज मौजूद हैं। आइए पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। टिश्यूज का खुर्दबीन के साथ मुतालिया क्या कहलाता है? यानी सादा अल्फाज में टिश्यूज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना क्या कहलाता है? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं दुरुस्त जवाब को। फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। दुरुस्त जवाब है हिस्टोलॉजी। आप टिक करेंगे सी ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर आर। एलिमेंट्स की तादाद जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं क्या है? आइए ऑप्शंस में दुरुस्त का इंतखाब करते हैं। 90, 91, 92, 93। दुरुस्त जवाब है 92। यानी 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और उनमें से भी 16 ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मैस बनाते हैं, जानदार जिस्म का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो कि पौधों के अंदर कम डेफिनेट है, कम वाजे है, कम नुमाया है, वो कौन सा है? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल या इंडिविजुअल लेवल। यहां पर दुरुस्त जवाब है सी ऑप्शन में, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है जो कि प्लांट्स के अंदर लेस डेफिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। बीइंग टेस्टेबल मींस दैट। एक हाइपोथेसिस को टेस्टेबल होना चाहिए, काबिल आजमाइश होना चाहिए, अगर तो साइंसी बुनियादों पर उसको परखा जाए। टेस्टेबल होने का मतलब, काबिल आजमाइश होने का मतलब क्या है? आइए ऑप्शंस में दुरुस्त को तलाश करते हैं। ए, सम ऑब्जर्वेशंस कुड प्रूव दैट हाइपोथेसिस इज इनकरेक्ट। कुछ ऑब्जर्वेशन ये साबित कर सकती हैं कि हाइपोथेसिस गलत है। बी, ओनली अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ही ये बता सकता है कि एक हाइपोथेसिस दुरुस्त है या गलत है। सी, द हाइपोथेसिस इज प्रूवन रॉन्ग। हाइपोथेसिस गलत साबित हो चुका है। डी, The opposite of hypothesis is tested and proven wrong. हाइपोथेसिस का ऑपोजिट टेस्ट किया गया और वो गलत साबित हुआ। क्या ये मतलब है? माय डियर स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन जो दी गई हैं उसमें सबसे बेहतर जवाब है एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हमें बताता है हाइपोथेसिस दुरुस्त है या नहीं है, इसलिए आपने टिक करना है बी ऑप्शन पे। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड आर। बायोलॉजिकल मेथड के मराहिल कितने हैं? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। 7, 6, 2, 8। दुरुस्त जवाब है 7। 7 मराहिल हैं जिनसे गुजरकर बायोलॉजिकल मेथड मुकम्मल होता है। हाइपोथेसिस और ऑब्जर्वेशन को टेस्ट किया जाता है, थ्योरी और लॉ को अखज किया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। वो कौन सी चीज है कि जिसकी सपोर्ट के लिए एविडेंस मौजूद होते हैं? बेसिकली ये डेफिनेशन है जो कि नामुकम्मल तौर पे स्टेटमेंट की सूरत में दी गई है। आइए ऑप्शंस को देखकर इसे मुकम्मल करते हैं। ए, थ्योरी, बी, लॉ, सी, प्रिंसिपल एंड डी, नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो दुरुस्त जवाब है वो है ए ऑप्शन, थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। आपने टिक करना है ए ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिट द अर्थ आर। जानदारों की तादाद जो कि जमीन पर पाए जाते हैं कितनी है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन या 10 बिलियन। यहां पर दुरुस्त जवाब क्या है? वो जो कि सी ऑप्शन में लिखा गया है, यानी 10 मिलियन। 10 मिलियन काइंड्स हैं ऑर्गेनिजम्स की जो कि जमीन पे पाए जाते हैं। आपने याद रखना है 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 में बिल्कुल फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन में लिखा गया है। आपने याद रखना है इस फिगर को। जब हम ये लेक्चर डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी ये चीज डिस्कस हुई। ये टर्मिनोलॉजीज, ये फिगर्स, ये डाटा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 8, स्पीशीज दैट आर इन सेम डैश आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन स्पीशीज दैट आर इन द सेम डैश। सवाल में पूछा गया है वो स्पीशीज जो कि सेम डैश में पाई जाती हैं वो ज्यादा रिजेम्बलेंस रखती हैं, मिलती जुलती हैं बनिस्बत उन स्पीशीज के जो सेम डैश में रखी गई हो। सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपने सोच समझ के इसकी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जवाब देना है। जब आप समझ लेंगे, आप ऑप्शंस को एनालाइज कर लेंगे, जब आप एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो आप ऑप्शन को टिक करेंगे। आइए ऑप्शंस में से दुरुस्त को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फाइलम क्लास, फैमिली ऑर्डर, क्लास ऑर्डर या फैमिली जीनस। यहां पर दो डैश हैं और दो डैशेस में आपने दो वर्ड्स लिखने हैं और उसी तरतीब के साथ लिखने हैं जो कि सही तरतीब है। अगर आप पहली ऑप्शन को देखते हैं, पहली ऑप्शन के मुताबिक जो स्टेटमेंट बनती है, स्पीशीज दैट आर इन सेम फाइलम आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन स्पीशीज दैट आर इन द सेम क्लास, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरी ऑप्शन के मुताबिक अगर इस स्टेटमेंट को मुकम्मल करें, स्पीशीज दैट आर इन सेम फैमिली आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन स्पीशीज दैट आर इन द सेम ऑर्डर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप तरतीब को देखें, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये दुरुस्त तरतीब है टेक्सोनोमिक हायरार्की की। और हम ये पढ़ चुके, स्पीशी में जानदार सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं, उसके बाद जीनस का नंबर आता है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर क्लास है, फिर फाइलम है और फिर किंगडम है। किंगडम में जो जानदार हैं वो बहुत कम रिजेम्बलेंस रखते हैं। तो यहां पर आपने इस कंसेप्ट को जहन में रखना है। इस कंसेप्ट के मुताबिक फैमिली और ऑर्डर की तरतीब ठीक है, यानी फैमिली के अंदर जो जानदार हैं वो ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, ज्यादा मिलते जुलते हैं बनिस्बत उन जानदारों के जो ऑर्डर में पाए जाते हैं। बकिया दो ऑप्शंस को देखिए, क्लास और ऑर्डर, ये तरतीब ठीक नहीं है। फैमिली और जीनस, ये भी तरतीब ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर दी गई ऑप्शंस में जो दुरुस्त जवाब है वो बी ऑप्शन है। आपने बी पे टिक करना है। फैमिली और ऑर्डर ये दो डैशेस हैं और इनके अंदर ये दो वर्ड्स आएंगे तो ये स्टेटमेंट ठीक होगी, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज। 5 ग्रोही निजाम की बुनियाद रखने वाले साइंसदान का नाम क्या है? 5 किंगडम सिस्टम किसने मुतारिफ करवाया? हमें याद है चैप्टर नंबर 3 में ये डिस्कस हो चुका है। आइए ऑप्शंस में दुरुस्त जवाब को मुंतखब करते हैं। एरिस्टोटल, कैरोलस लीनियस, रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट विटेकर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर दुरुस्त जवाब है डी ऑप्शन, रॉबर्ट विटेकर वो साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम सिस्टम को मुतारिफ करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कंपोज्ड ऑफ। प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल मुश्तमिल होती है किन केमिकल्स पे? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। लिग्निन, सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकिन या काइटिन। यहां पर दुरुस्त जवाब है पेप्टाइडोग्लाइकिन, जो कि प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल को बनाने वाला केमिकल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ। सवाल चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। माइक्रोट्यूब्यूल खास किस्म के धागे हैं, ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। एक्टिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, फिब्रिनोजन या मायोग्लोबिन। यहां पर दुरुस्त जवाब है ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी एमसीक्यू, विच ऑफ दीज सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैव देयर ओन डीएनए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू आपके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के एमसीक्यू से लिया गया है। सवाल में पूछा गया है, बताइए 4 ऑप्शंस में जो ऑर्गेनेलीज लिखे गए हैं उनमें से कौन सा ऑर्गेनेली ऐसा है जिसका अपना डीएनए है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दीज। आपने टिक करना है, सेलेक्ट करना है माइटोकॉन्ड्रिया को जिसका अपना डीएनए होता है। यहां तक पहुंचकर एमसीक्यू मुकम्मल हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो सब्जेक्टिव टाइप का है। अगर हम सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो सब्जेक्टिव टाइप में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद होते हैं। आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इब्तदाई 15 मिनट के अंदर आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। उसके बाद जो वक्त बाकी बचता है वो 1 घंटा और 45 मिनट होता है। इस वक्त के अंदर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। आगाज करते हैं डिस्कशन का शॉर्ट क्वेश्चन से और शुरू करते हैं पहले सवाल से। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स में से पहले पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, डिफरेंशिएट इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सवाल बहुत आसान है, चैप्टर 1 के बिल्कुल स्टार्ट से लिया गया है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। माइक्रो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फर्क पूछा गया है, आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। आप माइक्रो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूं फर्क लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन
डेफिनेशन और एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन में आप लिख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी इज द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। डेफिनेशन में आप दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं और एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज नाउ अ डे। आजकल मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं। सवाल चैप्टर 1 सेकंड पेज से आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा साइड बॉक्स है लिया गया है। अगर आपको याद हो हम डिस्कस कर चुके, वेब पोर्टल के ऊपर वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। साइड बॉक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से। ये सवाल भी साइड बॉक्स से लिया गया है और चैप्टर नंबर 1 के सेकंड पेज पे बिल्कुल नीचे एक बॉक्स बना है, उसमें हमने पढ़ा था मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज आज के दौर के क्या हैं। वो 4 इश्यूज पॉइंट्स की सूरत में आपने मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल किसको कहते हैं। सवाल चैप्टर नंबर 1 ही से लिया गया है। बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन बताइए। वो मोलिक्यूल जो बायो एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं, जो जानदार जिस्म को बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। इस सवाल के जवाब में आप 2 पॉइंट्स बना सकते हैं, बायोमोलिक्यूल और टाइप। बायोमोलिक्यूल के पॉइंट के साथ डेफिनेशन लिख सकते हैं और टाइप्स के पॉइंट के साथ आप मैक्रो और माइक्रो मोलिक्यूल के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन टिश्यूज, गिव एग्जांपल। टिश्यूज की तारीफ बयान कीजिए, मिसाल दीजिए। टिश्यू की तारीफ क्या है। टिश्यूज बेसिकली तब बनते हैं जब डिफरेंट सेल असेंबल होते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब मुख्तलिफ सेल खास तरतीब से आपस में जुड़ें ताकि एक खास काम सर अंजाम दे सकें, वो टिश्यू बनाते हैं। आपने डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल में आपने इसकी कोई 2 मिसालों को राइट डाउन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की तारीफ बयान कीजिए। सवाल चैप्टर नंबर 1 ही से लिया गया है और चैप्टर नंबर 1 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था बायोस्फीयर लेवल के बारे में। तमाम लिविंग वर्ल्ड की कम्युनिटीज मजमूई तौर पे बायोस्फीयर बनाती हैं। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और आपने इसके बारे में बताना है इट इज द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप कंपोजिशन और डेफिनेशन की हेडिंग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट इन वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सवाल चैप्टर 1 ही से लिया गया है और हम पढ़ चुके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल में ब्रासिका यानी मस्टर्ड प्लांट के बारे में। ये सरसों का पौधा है और हमने वहां पे पढ़ा था इस टॉपिक में इसके 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक को वेजिटेटिव, एक को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। वेजिटेटिव पार्ट रूट, शूट, स्टेम और लीव को कहा जाता है, ये बॉडी पार्ट्स हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर को कहा जाता है, ये नई जनरेशंस डेवलप करने में मदद देता है। आपने पॉइंट्स की सूरत में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में यहां पर इस सवाल के जवाब में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है और सवाल में पूछा गया है जस्टिफाई मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट। सवाल कंसेप्चुअल है, लेकिन अगर आपने सारी की सारी टेक्स्ट बुक तैयार की है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। साइड बॉक्सेस से लिया गया सवाल है, पूछा गया है वाज़ेह कीजिए इंसान हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। इस सवाल के जवाब में आप बता सकते हैं कि इंसान कैसे हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है। आप लिख सकते हैं मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट, he had to be biologist in order to live. Early in history, he was a hunter of animal and a gatherer of fruit, seed, root. The more he knew about animal and their habitat, the more successful hunter he was. The more he knew about plants, the better he distinguished between edible and non-edible plants. तारीख के आगाज से ही इंसान इल्म हासिल करता रहा, उसके मुशाहिदात, उसके तजर्बात, उसकी मालूमात में इजाफे का बायस बनते रहे। इब्तदा में इंसान शिकारी था, जंगलात में रहता था, फलों को खाता था, जानवरों का शिकार करता था। जो जो उसके इल्म में इजाफा होता गया उतना वो कामयाब शिकारी बनता गया, उतना ही वो इस इल्म के हसूल में आगे बढ़ता चला गया। उसको ये मालूम होता चला गया कौन से पौधे ऐसे हैं जो खाए जा सकते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि नहीं खाए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you know about observation? Observation के मुताल्लिक आप क्या जानते हैं? My dear students, solving a biological problem चैप्टर नंबर 2 है, उसमें से ये सवाल लिया गया है। ऑब्जर्वेशन के बारे में आपने बताना है, इसको हम 5 सेंसेस की मदद से करते हैं। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से चखते हैं और हाथ से छूते हैं। हम इन सेंसेस को यूटिलाइज करके ऑब्जर्वेशन करते हैं। आप यहाँ भी 2 पॉइंट्स बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के पॉइंट के साथ आप इसके बारे में लिख सकते हैं और आप टाइप्स के पॉइंट के साथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट और उसका पहला सवाल, डिफाइन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की तारीफ बयान कीजिए। सवाल चैप्टर 2 ही से लिया गया है। हाइपोथेसिस की तारीफ से मुतल्लिक पूछा गया है। आपने इसकी तारीफ भी लिखनी है और इसकी मिसाल को भी लिखना है। आपने हाइपोथेसिस की हेडिंग के साथ इसकी डेफिनेशन लिखनी है। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी जो चीजें हमने देखी हैं तजर्बात से पहले, बायोलॉजिकल मेथड के दौरान, उनकी इस तरह से वजाहत करना जो कि काबिल आजमाइश हो। उसके नतीजे में जो चीज़ डेवलप होती है, जो ओपिनियन डेवलप होती है, जो राय कायम होती है, उसको बेसिकली हाइपोथेसिस कहा जाता है। आप इसके साथ इसकी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। चैप्टर 2 में हमने एग्जाम्पल के बारे में भी पढ़ा। हाइपोथेसिस के हवाले से आप मलेरिया की एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर डिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 ही से लिया गया ये सवाल है और सवाल में पूछा गया है डिडक्शन किसको कहते हैं। इस सवाल के जवाब में आपने डिडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और आपने ये भी बताना है इट इंक्लूड्स इफ एंड देन लॉजिक। इसमें इफ एंड देन लॉजिक इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक लॉ। सवाल सादा सा और मुख्तसर सा है। आपने 2 साइंटिफिक लॉज की एग्जांपल लिखनी है। आप लिख सकते हैं हार्डे-वेनबर्ग लॉ। इसी तरह से आप दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। लॉ और थ्योरी में फर्क वाज़ेह कीजिए। चैप्टर 2 ही से लिया गया यह सवाल है। चूंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आपने टेबल बनाना है, आपने पॉइंट्स की सूरत में डिफरेंस को वाज़ेह करना है। आप दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप पहले पॉइंट में दोनों की डेफिनेशन से डिफरेंस को वाज़ेह कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और आप थ्योरी और लॉ की एग्जाम्पल के साथ दूसरा पॉइंट मुकम्मल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फैक्टर्स डू अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामिल हैं जो किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी पर असरअंदाज होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को, जानदारों के तनव्वो को, मुख्तलिफ इकसाम के जानदारों के पाए जाने को। यहाँ पर सवाल सादा सा है और आपने पॉइंट्स की सूरत में इसका जवाब लिखना है। आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। वो 4 फैक्टर कौन से हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं? आपने लिखना है क्लाइमेट के बारे में, आपने लिखना है एल्टीट्यूड के बारे में, आपने लिखना है सॉइल नेचर के बारे में और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज के बारे में। माहौल, सतह समुंदर से बुलंदी, मिट्टी की किस्म और दूसरे जानदार जो कि वहां पाए जाते हैं, ये 4 अवामिल हैं जो किसी भी जगह की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिक यूनिट के बारे में बताइए। सवाल एक छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी पेचीदा करके लिखी गई है। सवाल में मतलूब स्पीशी की डेफिनेशन है लेकिन स्टेटमेंट जो बनी हुई है उसमें क्या पूछा गया है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशी को कहा जाता है। आपने स्पीशी की डेफिनेशन लिखनी है, एक जैसे जानदारों का ग्रोह जो एक वक्त में इकट्ठे एक जगह पे रह सकते हैं, आपस में मिलाप कर सकते हैं, अपने जैसी जरखेज नस्ल पैदा कर सकते हैं, वो स्पीशी कहलाते हैं। आपने इसकी एग्जाम्पल भी देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं? सवाल चैप्टर 3 ही से लिया गया है। क्लासिफिकेशन के 2 मकासद हम पढ़ चुके हैं और वो मकासद क्या हैं? इसकी मदद से हम जानदारों की बनावट को पढ़ते हैं, उनमें एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात को समझते हैं, हम उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझते हैं, उनके आबाव अजदाद और शजरे नसब से मुतल्लिक इल्म हासिल करते हैं। आपने पॉइंट्स की सूरत में एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को यहाँ पर इस सवाल के जवाब में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की खसूसियात बताइए। सवाल 5 किंगडम सिस्टम से लिया गया है और 5 किंगडम सिस्टम में हमने पढ़ा था सबसे पहला किंगडम मोनेरा का है। मोनेरा के बारे में आप बताएंगे कि इसमें कौन से जानदार पाए जाते हैं, वो खुराक कैसे लेते हैं और उनकी एग्जाम्पल क्या है। इसमें आप पॉइंट्स बना सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एग्जाम्पल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन और उनके 3 पार्ट्स। यहां तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। हर सवाल जो कि आपको दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, उसमें से आपने 5 पार्ट्स लाजमी करने हैं। पहले पार्ट में से भी 5 सवाल, दूसरे पार्ट में से भी और तीसरे में से भी 5 सवाल हल करना जरूरी है। आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपने सॉल्व करना है शॉर्ट क्वेश्चंस में। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 पार्ट मुकम्मल हो चुके। तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्हेन इज साइंटिफिक नेम एब्रीवेटेड, गिव एन एग्जांपल। साइंटिफिक नेम को कब एब्रीवेट किया जाता है, शॉर्ट करके लिखा जाता है, मिसाल दीजिए।
माय डियर स्टूडेंट्स, हम रूल्स में पढ़ चुके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक में, चैप्टर नंबर 3 में। रूल्स फॉर असाइनिंग साइंटिफिक नेम में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों के इल्म में है। जब हम एक ही जानदार का साइंसी नाम बार बार लिखते हैं तो लाजिम नहीं है हम उसको मुकम्मल तौर पर राइट डाउन करें, हम उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं। और हम शॉर्ट कैसे करेंगे? हम उसके नाम का पहला हिस्सा जो कि जेनेरिक नेम है उसमें सिर्फ उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखेंगे और डॉट लगाकर स्पीशी नेम कंप्लीट लिखेंगे। मिसाल के तौर पे पिस्सम सेटिवम है तो पी डॉट सेटिवम लिख सकते हैं, होमोसेपियन है तो एच डॉट सेपियन लिख सकते हैं, इसी तरह अनियन है तो ए डॉट सीपा लिख सकते हैं, फ्रॉग है तो आर डॉट टिग्रीना लिख सकते हैं। आप इस तरह से एब्रीवेशन की फॉर्म में साइंटिफिक नेम को राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सवाल पूछा गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसको कहा जाता है। इसमें आपने बताना है कि ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम कैरोलस लिनियस था, जिसने जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका वज़ा किया, इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसमें आपने बताना है इसके मुताबिक साइंसी नाम के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा जेनेरिक नेम है और दूसरा हिस्सा स्पीशी नेम होता है। इसमें आप किसी साइंटिफिक नेम की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। सवाल चैप्टर 4 से लिया गया है जो कि सेल एंड सेलुलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है। हम पढ़ चुके हैं सेल वॉल वाले टॉपिक में। सेल वॉल की 2 लेयर्स हैं, आउटर को प्राइमरी वॉल कहते हैं, इनर को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। चूंकि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, आपने पॉइंट्स बनाने हैं, टेबल की सूरत में फर्क को वाज़ेह करना है। आप इसमें ये पॉइंट्स बना सकते हैं, डेफिनेशन और केमिकल कंपोजिशन। डेफिनेशन के फर्क को आप पहले पॉइंट में वाज़ेह करेंगे और केमिकल कंपोजिशन के फर्क में आप लिखेंगे प्राइमरी वॉल सेलुलोज की होती है जबकि सेकेंडरी वॉल लिग्निन की बनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज साइटोप्लाज्म, गिव इट्स फंक्शन। साइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, उसका रोल क्या है। साइटोप्लाज्म हम पढ़ चुके चैप्टर 4 ही में। दरअसल ये सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड मटेरियल होता है, ये सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप से लेकर के सेल मेम्ब्रेन के दरमियान फैला होता है। आपने इसके बारे में बताना है, आपने इसके रोल के बारे में बताना है। ये वो जगह है जहां पर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ये वो जगह है जहां मेटाबॉलिज्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किसको कहा जाता है, चैप्टर 4 ही से लिया गया ये सवाल है और प्लास्टिड की एक किस्म है जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स हैं जो कलरलेस होते हैं, बेरंग होते हैं। ये मुख्तलिफ मटेरियल्स को स्टोर करने में मदद देते हैं। पौधों में उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर मटेरियल स्टोरेज का अमल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट्स, ल्यूकोप्लास्ट में आप ल्यूकोप्लास्ट और फंक्शन की हेडिंग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है व्हाट आर गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल्स किसको कहा जाता है। सवाल आसान सा है और चैप्टर 4 ही से लिया गया है। हम पढ़ चुके हैं गोल्जी बॉडीज से जो मटेरियल आते हैं वो पैक होकर के आते हैं और जिन पैकेट्स के अंदर पैक होते हैं, जिन मेम्ब्रेन्स में वो कवर होते हैं, उनको गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल गोल्जी बॉडीज के पास आते हैं। गोल्जी बॉडीज उनको मॉडिफाई करने के बाद, पैक करने के बाद जहां ज़रूरत हो मुंतकिल करती हैं और मुंतकिल करने के दौरान में वो जिस शक्ल में होते हैं, जिस पैकिंग में होते हैं, वो गोल्जी वेसिकल कहलाते हैं। इस सवाल के जवाब में आप लिख सकते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स मॉडिफाई मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन लाइसोसोम, गिव देयर फंक्शन। लाइसोसोम की तारीफ बयान कीजिए और उसका फंक्शन बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल इसी चैप्टर 4 से लिया गया है। लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ चुके। क्रिश्चियन रेनी डीडव एक साइंटिस्ट था जिसने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया और बताया कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं। इनके गिर्द एक ही हिफाजती झिल्ली होती है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये वैक्यूल के साथ फ्यूज करते हैं, अपने टारगेट मटेरियल पे अटैक करते हैं, स्टोरेज मटेरियल की डाइजेशन करने में मदद देते हैं। इस सवाल के जवाब में आप हेडिंग बना सकते हैं लाइसोसोम, डेफिनेशन और फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के फंक्शंस के बारे में बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलिज में से एक ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल। हम पढ़ चुके हैं सेंट्रियोल, इनको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये ट्रिपलेट्स ऑफ 9 ट्यूब्यूल हैं। हम पढ़ चुके हैं ये होलो सिलेंड्रिकल होते हैं और हम ये भी पढ़ चुके कि ये सेल डिवीजन में मदद देते हैं। आपने सवाल के जवाब में इसकी तफसीलात को मुख्तसर शक्ल में लिखना है। आप इसमें हेडिंग दे सकते हैं फंक्शन की और फंक्शन में आप लिख सकते हैं
किसका काम स्पिंडल फाइबर बनाना है सेल डिवीजन के दौरान, और कुछ सेल्स में इनका काम सीलिया और फ्लैजेला बनाना भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुके। लॉन्ग क्वेश्चंस दूसरा हिस्सा है सब्जेक्टिव टाइप पेपर का। आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सवाल और उसका पहला पार्ट, राइट अ नोट ऑन सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। यहां पर जो पूछा गया है फर्स्ट 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुताल्लिक पूछा गया है, सब एटॉमिक एटॉमिक लेवल के बारे में, मॉलिक्यूलर लेवल। चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है आपने तमाम तफसीलात के साथ लिखना है, आपने मार्कर इस्तेमाल करना है, आपने हेडिंग्स देनी है, आपने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं। सब एटॉमिक लेवल के बारे में बताना है, मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपने एलिमेंट के बारे में, बायो एलिमेंट के बारे में, मेजर और ट्रेस बायो एलिमेंट के बारे में पॉइंट्स बनाकर राइट डाउन करना है। उसके बाद जो अगला लेवल है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। उसमें आपने मॉलिक्यूल के बारे में बताना है, बायोमॉलिक्यूल के बारे में बताना है, इसी तरह मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में बताना है। आप इन हेडिंग्स के साथ इस सवाल के जवाब को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस सवाल का दूसरा पार्ट क्या है देख लेते हैं। बी पार्ट है राइट अ नोट ऑन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। सवाल चैप्टर 2 के लास्ट से लिया गया है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, डेटा एनालिसिस कैसे होता है। सवाल में 2 चीजें मतलूब हैं और दोनों चीजें आपने लिखनी है पॉइंट्स और पैराग्राफ की सूरत में। सबसे पहले आप पॉइंट लिखेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप बताएंगे कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, टेबल्स की सूरत में, ग्राफ की सूरत में, डायग्राम की सूरत में, फ्लो शीट चार्ट की सूरत में। और उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो डेटा एनालिसिस का है। इसके अंदर आप लिखेंगे रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में, इसके अंदर आप स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल के बारे में लिखेंगे, इसके अंदर आप एग्जाम्पल देंगे। इस सवाल के जवाब में आप हेडिंग्स इस तरतीब से लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डेटा ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेट्स ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा एनालिसिस, रेशो, रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल, प्रोपोर्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जाम्पल। इसके साथ साथ रिजल्ट और कंक्लूजन की हेडिंग ये भी आप यहां पर लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में दूसरा सवाल और उसका पहला पार्ट, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे एक तफसीली नोट तहरीर कीजिए। सवाल न्यूक्लियस से मुतल्लिक है जो कि चैप्टर 4 का टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने तमाम तफसीलात लिखनी है, आपने पॉइंट्स बनाने हैं, मार्कर इस्तेमाल करना है, छोटे पैराग्राफ्स की सूरत में इसके जवाब को लिखना है। आप इसमें यूं हेडिंग दे सकते हैं, न्यूक्लियस, लोकेशन, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। इसके साथ साथ डायग्राम की हेडिंग के साथ आप डायग्राम को भी लेबल करके ड्रॉ करेंगे। इस सवाल का दूसरा पार्ट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटी। 2 किंगडम्स से मुताल्लिक पूछा गया है, फंजाई और प्लांटी के बारे में। 5 किंगडम सिस्टम में से सवाल लिया गया है और चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। आपने दोनों के बारे में हेडिंग्स बनाकर लिखना है। आप फंजाई और प्लांटी की हेडिंग यूं दे सकते हैं, किंगडम फंजाई, उसमें सब हेडिंग दे सकते हैं आप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एग्जाम्पल। इसी तरह से किंगडम प्लांटी में भी आप यही 3 हेडिंग्स दे करके इस सवाल के जवाब को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में आखिरी सवाल और उसका पहला पार्ट, एक्सप्लेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में वजाहत कीजिए। सवाल दरअसल चैप्टर 4 से है और सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक है जो कि यहाँ पर पूछा गया है। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में तमाम तफसील लिखनी है, आपने लेबल डायग्राम भी बनानी है। इस सवाल के जवाब में आप इन हेडिंग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड डायग्राम। डायग्राम की हेडिंग के साथ आप डायग्राम बनाएंगे और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की हेडिंग के साथ आप उसके बारे में वजाहत करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल का दूसरा पार्ट है डिस्क्राइब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विद एग्जाम्पल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजाहत कीजिए मिसालों के साथ। सवाल चैप्टर 1 से लिया गया है और हम पढ़ चुके हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक जानदार का जिस्म बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होता है और उसकी 2 मिसालें हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में रिटन है, दी गई हैं। पहली मिसाल एक पौधे की है जिसको सरसों का पौधा कहा जाता है और उसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, इसको मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है, आपने इसके बारे में लिखना है। जबकि दूसरी मिसाल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दी गई है फ्रॉग की, आपने उसके बारे में लिखना है। आप इसमें यूं हेडिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल्स, मस्टर्ड प्लांट, साइंटिफिक नेम, कल्टीवेशन, यूजेस, बॉडी पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इसी तरह रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। जबकि फ्रॉग के साथ आप हेडिंग दे सकते हैं साइंटिफिक नेम और स्ट्रक्चर की। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का पेपर जो कि फर्स्ट हाफ बुक सिलेबस पर मुश्तमिल था।
मुझे उम्मीद है आज के डिस्कशन के बाद आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर लिया होगा, अपनी गलतियों को ठीक कर लिया होगा, और मुझे उम्मीद है इन इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो इम्तिहानात में कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।